साल था 2024, मार्च का महीना। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर साइबर सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। एक नया ऑपरेशन शुरू हुआ। नाम था ऑपरेशन फ्लाइट नाइट। यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि असली जासूसी मिशन था। निशाना था भारत की सरकारी संस्थाएं और ऊर्जा क्षेत्र, यानी वे जगहें जहां से बिजली, तेल और गैस का काम चलता है। हमले की शुरुआत एक ईमेल से हुई। ईमेल दिखने में बिल्कुल असली, भारतीय वायुसेना के नाम से भेजा गया और उसमें एक पीडीएफ फाइल थी। लोग समझे कोई सरकारी आमंत्रण है, और जैसे ही उन्होंने फाइल डाउनलोड की, कहानी पलट गई। वो पीडीएफ दरअसल एक जाल था। उसके अंदर एक आईएसओ फाइल छिपी थी। आईएसओ मतलब एक डिजिटल बॉक्स जिसमें कई फाइलें एक साथ बंद होती हैं। उस बॉक्स के अंदर थी एक शॉर्टकट फाइल जिसे LNK कहा जाता है, और बस जैसे ही उस पर क्लिक किया गया, कंप्यूटर में करप्ट सॉफ्टवेयर सक्रिय हो गया। यह सॉफ्टवेयर था हैक ब्राउजर डेटा का बदला हुआ रूप। इसका काम था कंप्यूटर से जानकारी चुराना, जैसे पासवर्ड, वेबसाइट हिस्ट्री, कुकीज और डॉक्यूमेंट्स। कुछ ही पलों में यह सारा डेटा चोरी होकर बाहर जाने लगा। लेकिन सवाल था, डेटा गया कहां? हैकर्स ने चालाकी दिखाई। उन्होंने स्लैक नाम के एक ऐप का इस्तेमाल किया, जो आमतौर पर टीमों के बीच काम की बातें करने के लिए होता है, पर उन्होंने इसे गलत काम के लिए इस्तेमाल किया। चोरी हुआ डेटा उन्हीं के स्लैक चैनल पर अपलोड होता गया, और देखते ही देखते करीब 8.81 गीगाबाइट डेटा उनके पास पहुंच गया। मालवेयर ने सिर्फ जरूरी फाइलें चुराई, जैसे वर्ड, पीडीएफ, SQL डेटाबेस। बाकी सबको छोड़ दिया। मतलब चोर को पता था कि किस चीज की कीमत ज्यादा है। जब साइबर एक्सपर्ट्स ने जांच की, तो उन्हें कुछ निशान मिले, जिन्हें IOCS कहा जाता है, यानी ऐसे सबूत जो बताते हैं कि सिस्टम पर हमला हुआ है। उन्हें फाइलों के SH 256 हैश, स्लैक सर्वर के पते और अजीब नेटवर्क ट्रैफिक के रिकॉर्ड मिले। अब सब साफ हो गया। हमला असली था और बहुत सोच समझकर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला किसी संगठित हैकर ग्रुप का काम था, जिसका मकसद भारत से अहम जानकारी चुराना था। यह घटना एक चेतावनी थी कि अब जंग सिर्फ सरहद पर नहीं, इंटरनेट पर भी लड़ी जा रही है। साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ सलाह दी। ईमेल से आई ISO या LNK फाइल मत खोलो, किसी अजनबी लिंक पर क्लिक मत करो, सिस्टम को हमेशा अपडेट रखो, और अगर अचानक बहुत सारा डेटा बाहर जा रहा हो तो समझो कुछ गड़बड़ है। ऑपरेशन फ्लाइट नाइट ने दिखा दिया कि सिर्फ एक ईमेल पूरा सिस्टम हिला सकता है, और इसलिए जागरूक रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। साइबर सुरक्षा विश्लेषकों ने 7 मार्च 2024 के आसपास इसकी गतिविधियों का पता लगाना शुरू किया था, और बाद में मार्च 2024 के अंत में इस ऑपरेशन के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमले का मोटिव पैसा कमाना नहीं था, बल्कि भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संवेदनशील सरकारी और औद्योगिक जानकारी की जासूसी करना और चुराना था। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि यह अभियान विशेष रूप से भारतीय संस्थाओं को निशाना बनाकर चलाया गया था, और मेन टारगेट भारतीय सरकारी एजेंसियां और निजी ऊर्जा क्षेत्र की फर्में थीं। हालांकि रिपोर्ट में किसी विशिष्ट देश या जाने माने हैकिंग समूह को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का शक हमारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान पर है। और इस घटना के लगभग 1 साल बाद, यानी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक भयानक आतंकवादी हमला होता है। ये कश्मीर में 90 के दशक के बाद सबसे बड़ी टारगेट किलिंग, और 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी जाती, और इस घटना से पूरा देश हिल जाता है। हुई निर्दोष पर्यटकों की हत्या ने देश के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारी सुरक्षा केवल देश सीमा तक सीमित है, या खतरे हमारे भीतर भी घुस चुके हैं। इसी घटना ने ऑपरेशन सिंदूर को जन्म दिया। 7 मई 2025 को सेना ने मिसाइल हमलों के जरिए आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। क्या यह कार्रवाई पर्याप्त थी, या दुश्मन की गहरी जासूसी अभी भी हमारे बीच मौजूद थी? लेकिन दोस्तों, अगर आपको यह लगता है कि ये कुछ एक घटनाएं हैं, तो आप गलत हैं। 2018 से भारत के खिलाफ एक खामोश लेकिन खतरनाक साइबर जासूसी मुहिम सामने आई, और इस साइबर ऑपरेशन का ग्रुप हैक्टिविस्ट ने नाम रखा सेलेस्टियल फोर्स कैंपेन। इलास्टिक सिक्योरिटी लैब्स ने इस अभियान का पता लगाया। जांच में पता चला कि पीछे एक पाकिस्तान से जुड़ा हैकर समूह है, जिसे ट्रांसपेरेंट ट्राइब या APT 36 कहा जाता है। इनका निशाना सरकारी दफ्तर, रक्षा संस्थान और सेना से जुड़े लोग रहे हैं। यह मुहिम सतह पर सामान्य दिखने वाली चीजों में छिपकर काम करती है। हैकर फिशिंग ईमेल और नकली दस्तावेज भेजते हैं।
ईमेल की विषय पंक्तियां ऐसी होती हैं जो सरकारी कर्मी के लिए भरोसेमंद लगती हैं। जब कोई दस्तावेज खोलता है तो लिंके, पीडीएफ, डॉक्स जैसी सामान्य फाइलों में छिपा ट्रोजन प्रोग्राम सक्रिय हो जाता है। यह मैलवेयर स्क्रीनशॉट लेता है, पासवर्ड चुराता है और गुप्त फाइलों को धीरे धीरे विदेशी सर्वरों पर भेज देता है। प्रक्रिया इतनी चुपचाप चलती है कि उपयोगकर्ता को पता ही नहीं चलता। यह हमला केवल डेटा चोरी नहीं है, यह रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक हमला भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर सकती हैं। इसलिए सरकारी विभागों को सिस्टम अपडेट रखना चाहिए। अज्ञात ईमेल और फाइल कभी नहीं खोलनी चाहिए। नेटवर्क की सतत निगरानी और कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण देना जरूरी है। सतर्कता और तकनीकी उपाय मिलकर ही ऐसे खतरों से बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, साइबर अटैक का जो डाटा है वो और भी ज्यादा भयानक है। साल 2019 भारत के डिजिटल नेटवर्क में 3,94,000 साइबर घटनाएं दर्ज हुई। ये शुरुआत थी एक ऐसे खतरे की जो आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ने वाला था। 2020 में यह संख्या अचानक बढ़कर 11,58,000 पहुंच गई। महामारी के बीच जब पूरा देश ऑनलाइन हो रहा था, उसी वक्त हैकर्स भारत की साइबर दीवारों पर लगातार प्रहार कर रहे थे। 2021 में घटनाएं 14.02 लाख तक जा पहुंची। 2022 में थोड़ा गिरावट आई, पर फिर भी 13.91 लाख घटनाएं रिकॉर्ड हुई। 2023 में यह आंकड़ा 15.92 लाख तक पहुंच गया, यानी हर गुजरते साल हमलों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। फिर आया 2024, जब CER टीम के अनुसार भारत पर 22.68 लाख साइबर हमले हुए। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था और फरवरी 2025 तक की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि इन हमलों के पीछे कई दुश्मन समूह सक्रिय थे। जांच में सामने आया कि ये हमले पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़े और देश के महत्वपूर्ण ढांचे जैसे बैंकिंग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाया गया। इनमें कुल 15 लाख से अधिक हमले दर्ज किए गए, जिनमें से केवल 150 सफल हो पाए, यानी 99.99% हमले भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने विफल कर दिए। रिपोर्ट में बताया गया कि इन हमलों में 7 APT समूह शामिल थे, जिनमें APT 96 यानी ट्रांसपेरेंट ट्राइब और पाकिस्तान साइबर फोर्स जैसे पाकिस्तान आधारित समूह प्रमुख थे। इस दौरान सरकारी संगठनों पर भी हमलों में 2 गुना वृद्धि देखी गई। साइबर धोखाधड़ी के मामले NCRP पोर्टल पर तेजी से बढ़े और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य और हॉस्पिटैलिटी रहे। हमलों के तरीके भी खतरनाक होते गए। ट्रोजन, रैंसमवेयर, फिशिंग और पहचान की चोरी जैसी तकनीकें सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गईं। 2022 में AIMS दिल्ली पर हुआ रैंसमवेयर हमला देश की साइबर कमजोरी का बड़ा उदाहरण बना। अस्पताल की सेवाएं ठप पड़ी, मरीजों का डेटा लॉक कर लिया गया। 2023 के अंत में इंडियन रेलवे का डेटा भी लीक हुआ। लाखों यात्रियों की निजी जानकारी डार्क वेब पर तैरती रही। इन सभी घटनाओं ने एक बात साफ कर दी, भारत पर साइबर खतरा हर साल गहराता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक बड़े साइबर युद्ध की शुरुआत थी। राजस्थान के DRDO गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी ने संकेत दिया कि दुश्मन हमारे अंदर भी सक्रिय है। A manager at the DRDO, the Defence Research and Development Organization's guest house in Jaisalmer, has been arrested on charges of espionage for Pakistan's Inter-Services Intelligence (ISI). लेकिन क्या महेंद्र प्रसाद अकेला था या इसके पीछे और भी पैसों और हथियारों से लैस नेटवर्क था? हरियाणा और पंजाब में 9 लोगों की गिरफ्तारी ने यह सवाल और गहरा किया कि क्या हम अपने ही लोगों पर भरोसा कर सकते हैं या दुश्मन हर जगह हमारे कदमों का पीछा कर रहा है? दोस्तों, पाकिस्तान समर्थित साइबर और आतंकवादी नेटवर्क एक साथ सक्रिय हैं। ये दोनों भारत के महत्वपूर्ण ढांचे जैसे ऊर्जा, रक्षा, बैंकिंग और स्वास्थ्य क्षेत्रों को निशाना बना रहे हैं। जब CERTIN की रिपोर्ट में बताया गया कि केवल 2024 में 22.68 लाख साइबर हमले हुए और उनमें से अधिकांश के स्रोत पाकिस्तान और उसके सहयोगी समूहों से जुड़े थे, तो यह साफ हो गया कि खतरा अब सिर्फ सीमा पार नहीं बल्कि भारत के भीतर तक फैल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसी वजह से जरूरी है ताकि डिजिटल और आतंकवादी दोनों मोर्चों पर दुश्मन को जवाब दिया जा सके। लेकिन यह सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि भरोसे और आत्मनिर्भरता का सवाल है। जब ट्रांसपेरेंट ट्राइब जैसे समूह सरकारी डेटा चुराते हैं, जब AIIMS जैसे अस्पतालों का नेटवर्क ठप पड़ता है, जब रेलवे का यात्री डेटा डार्क वेब पर बिकता है, तो यह किसी सिस्टम की गलती नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। पाकिस्तान की साइबर इकाइयां न केवल डेटा चुराने में लगी हैं
बल्कि उस डेटा का इस्तेमाल भारत की रक्षा नीतियों और आर्थिक योजनाओं को कमजोर करने में करती हैं। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 केवल एक सैन्य जवाब नहीं, बल्कि एक रणनीतिक ढाल है जो भारत के डिजिटल सीमाओं को भी सुरक्षित करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा एक और वजह है जो और भी भयावह है। विदेशी हैकर केवल डेटा चोरी नहीं करते, बल्कि हमारी आपूर्ति श्रृंखला और औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों में घुसपैठ कर लेते हैं। तब बिजली बंदियों, जल आपूर्ति में गड़बड़ी और तेल गैस प्रणालियों में रुकावट जैसी घटनाएं जन्म ले सकती हैं। ऐसे हमले का असर सिर्फ कुछ कंप्यूटर तक सीमित नहीं रहता, ये सिवाय मौत और बड़े आर्थिक नुकसान के कुछ नहीं लाता। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जरूरी है, ताकि हम दुश्मन के नेटवर्क को पहले ही निशाना बनाकर उनकी क्षमताओं को भंग कर दें। इससे न केवल भविष्य के संभावित बड़े हादसों की रोकथाम होगी, बल्कि विरोधी को यह स्पष्ट संदेश भी मिलेगा कि उच्च स्तर की जासूसी या विनाशकारी साइबर हमले की तैयारी करने पर भारी कीमत चुकानी होगी। आज हालात साफ हैं। युद्ध अब सिर्फ बंदूक से नहीं, कीबोर्ड से भी लड़ा जा रहा है। दुश्मन हमारे नेटवर्क में, हमारे सिस्टम में और शायद हमारे बीच भी मौजूद है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 केवल एक जवाब नहीं, बल्कि एक जरूरी कदम है, ताकि पाकिस्तान को यह संदेश दिया जा सके कि भारत अब केवल रक्षा नहीं करेगा, बल्कि हर मोर्चे पर पलटवार भी करेगा।